देखिए सच्ची बात है, सबसे पहले जनरल कमर बाजवा को, जनरल नवीद मुख्तार को और पाकिस्तान आर्मी को मुबारकबाद है। ये वो मिशन कि जो जनरल राहील और जनरल रिजवान अख्तर ने जिस कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया ज़र्ब अदब में, अब रद्दुल फसाद में इसकी तकमील हो रही है और ये एक कंटिन्यूशन है। ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ उसी तरह डिटर्मिन्ड है और जो लोगों को शक व शुबहात से कि कुलभूषण यादव को शायद रिहा कर दिया जाएगा, अब वो दम तोड़ जाएंगे। एक तो यही बात, लेकिन दूसरी जानिब कुलभूषण यादव की हिमायत में असल काम जो अब शुरू होगा वो ये है कि इसको फांसी कब दी जाती है, क्योंकि फांसी की सजा सुनाने और फांसी देने के दरमियान अभी एक पुल सिरात है जिसको पार करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अंदर मौजूद जितने सांप हैं जो कुलभूषण यादव को बचाने के लिए कोशिशें करते रहे, अब वो निकल कर फंकारने लगेंगे और असल चैलेंज पाकिस्तान आर्मी के लिए अब आएगा। जहाँ आपने देखा है कि फौजी अदालतों ने तकरीबन 300 से ज्यादा लोगों को सजाए मौत दी, सिर्फ 13 या 14 को सजाए मौत सुनाई गई, बाकी सबको सुप्रीम कोर्ट में स्टे दिया हुआ है। और आसमा जहांगीर जैसे जिनके वाज़ेह ताल्लुकात भारत के साथ हैं, वो वकील हैं उन सारे खवारिज और दहशतगर्दों के जो कुलभूषण यादव के हुक्म पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते थे। तो ये नेक्सस जो सहूलतकारों का है, जो मीडिया में भी है, सियासत में भी है, अदलिया में भी है, ये सहूलतकार अब सारे निकल कर आएंगे अपने डेफिट को बचाने के लिए। ये हालिया दौर में पूरी दुनिया में एक मिसाल नहीं मिलती कि इतना बड़ा रिटायर्ड सर्विंग ऑफिसर जिंदा गिरफ्तार किया जाए और उसको पाकिस्तान आर्मी ने जो सजाए मौत दी है, इसकी मिसाल 1967 में सिर्फ मिलती है कि जब शामी फौज ने एक हाजिर सर्विस इजरायली जासूस एली कोहन को गिरफ्तार किया था और उस एली कोहन के नुकसान इतना हुआ था उसकी वजह से कि 67 की जंग में शाम को शिकस्त उठानी पड़ी, तो उसको फांसी दी गई थी 67 में। ज़ैद हामिद साहब की जानिब में सवाल थ्रो कर रही हूँ। ज़ैद हामिद साहब, जैसे कि हमने देखा कि 18 सितंबर 2016 को उड़ी हमला हुआ जिसमें 20 भारतीय फौजी हलाक हो गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो इंतहाई कशीदा हो गए थे। इससे पहले बातें की जा रही थी कि शायद मुज़ाकरात भी होंगे, कश्मीर का मामला भी बड़ा गर्म था उन दिनों, लेकिन उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स का जो ड्रामा किया गया वो भी हम सबकी नजर में सामने था। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त ऐसे मौके पर जबकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा है, खित्ते की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला आना तो भारत की जानिब से यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा शोर मचाया जाएगा, तो पाकिस्तानी हुकूमत को इस वक्त क्या मेजर्स लेने होंगे, क्या स्टेप्स लेने होंगे सिफारती सतह पर ताकि खित्ते का जो अमन है वो बरकरार रहे और कोई इस तरह का जो वाकया पहले पेश आ चुके हैं इस तरह का कोई वाकया अब पेश ना आए? देखिए रिमशा, खित्ते का अमन तो बरकरार नहीं है। 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। अब किस खित्ते के अमन की अब हम बात कर रहे हैं? अब तो हम ज़र्ब अदब और रद्दुल फसाद में इन सांपों का इनको कैसरे किरदार तक पहुंचा रहे हैं। रिएक्शन इंडिया की तरफ से आएगा। आपने देखा कि नेपाल में भी उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के एक लेफ्टिनेंट कर्नल को रिटायर्ड उसको नौकरी का झांसा देकर अगवा किया। वो इस तरह का काम करेंगे, दहशतगर्दी भी करेंगे, अब पुराने अफसरों को भी अगवा करेंगे ताकि निगोशिएट करें कुलभूषण के साथ कि जी हम उसको छोड़ते हैं, आप इसको छोड़िए। ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी प्रेशर बिल्ड करेंगे। पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं जिनसे इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज्यादा हैं, ईरान भी है, सऊदी अरब भी है, यूएई भी है, उसके जरिए दबाव डलवाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में आपने देखा पिछले दिनों मोदी को बाकायदा आला तरीन सऊदी एजाज दिया गया। ईरान के साथ चाबहार की पोर्ट पर वो काम कर रहे हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनकी। कुलभूषण खुद ईरान से आया था। तो ये पूरी तरफ से दबाव डालेंगे, लेकिन प्रॉब्लम मुझे बाहर से नहीं है, प्रॉब्लम मुझे पाकिस्तानी हुकूमत और वजीर आजम से। आज तक पाकिस्तानी वजीर आजम ने कुलभूषण का नाम नहीं लिया। ये साहब जो खुद अपनी फैक्ट्री में रमजान शुगर मिल में रॉ के कुलभूषण के एजेंट्स को पनाह दे चुके हैं, वीजा दिलवा चुके हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर बुलवा के उनको पूरे पाकिस्तान में घुमा चुके हैं, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन एक्सेस सब कुछ दे चुके हैं, उन्होंने आज तक कुलभूषण का नाम नहीं लिया। और खतरा इन लोगों को यह है कि अगर कुलभूषण को गद्दारी पे, दहशतगर्दी पे सजाए मौत होती है तो कल मेमो गेट पे, हुसैन हक्कानी को, डॉन लीक्स पे, रमजान शुगर मिल में ये सारे लटकाए जाएंगे। इसीलिए आपने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन, खासतौर पे पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ का, इस पर दुख और अफसोस का होगा और आ रहा है। वो इस पर खुश नहीं है। ये अब अपने सारे फालतू जो है मीडिया में लॉन्च करेंगे, चाहे वो एनालिस्ट हो या जर्नलिस्ट हो, कि साहब जासूसों को तो सजाए मौत दी नहीं जाती, निगोशिएट कर लेते, उम्र कैद दे दें, इसको रिहा कर देते हैं खैर सगाली के जज्बे के तहत। जब पाकिस्तान आर्मी ने जब हमला हुआ हमारे ऊपर तो उन्होंने तुरखम का बॉर्डर बंद किया अफगान गवर्नमेंट को सजा देने के लिए। चंद दिनों के बाद वजीर आजम ने खैर सगाली के जज्बे में तुरखम का बॉर्डर खुलवा दिया और उसके फौरन बाद मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर शुरू हो गई। तो ये आप इनसे मुझे कोई खैर की तवक्को नहीं है।
इस वक्त जो करने का अगला काम तो जनरल साहब ये जो खैर सगाली का जज्बा है आखिर कब तक भारत रखे हुए है वही रवैया, तो क्या अभी उसमें मजीद बढ़ोतरी आ जाएगी या क्या होगा इस फैसले के बाद डिप्लोमेटिक सतह पर? देखिए, मैंने अर्ज किया ना आपको कि ये सिर्फ डिप्लोमेटिक ही नहीं, ये जो जंग हमारे खिलाफ ये कर रहे हैं, इसमें एक डिप्लोमेटिक एक्सेस है, पॉलिटिकल एक्सेस है, इसमें मिलिट्री एक्सेस है, इकोनॉमिक एक्सेस है, ये हर ताकत इस्तेमाल करेंगे। मैंने जो पहले मिसाल आपको इसराइल की दी थी, अली केहुन की, वो जासूस जब शाम ने पकड़ा तो इसराइल ने पूरी दुनिया का दबाव भी डलवाया शाम पर और अरबों डॉलर भी ऑफर किए शाम को कि इस शख्स को हमारे हवाले कर दो, इसको माफ कर दो। तो जब इतना बड़ा कोई एसेट होता है, उसको बचाने के लिए फिर ये पूरी दुनिया पर लगाएंगे, दहशतगर्दी भी करेंगे, निगोशिएट भी करेंगे, लेकिन असल इनका जोर होगा पाकिस्तान के अंदर हुकूमत पर कि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की अदलिया किसी तरह सजाए मौत को नाफिज होने से रोक दे। ये इनका पहला इमीडिएट स्टेप होगा और उसके बाद वो इंतजार करेंगे कि हमारे कुछ लोग अगवा करें, हमारे कुछ लोगों को अपने पास लेकर जाएं और फिर आर्मी से निगोशिएट करें। हमें ये चाहिए कि हम प्रोएक्टिव होके इसी तरह बहुत सारे इंडियंस को अफगानिस्तान से अगवा करें। हमको उनको उठाना पड़ेगा, वो वैसे ही हॉस्टाइल एसेट्स हैं, क्योंकि जब आप पावरफुल पोजीशन में होते हैं तो आप निगोशिएट करने के काबिल होते हैं। आपको जब शकील अफरीदी पर आपने देखा है कि अमेरिका कितना दबाव डाल रहा है कि इसको रिहा करें, लेकिन हमने अमेरिका का दबाव दिया है, हमने शकील अफरीदी को रिहा नहीं किया। इसी तरह कलभूषण पर हम आराम से दबाव ले सकते हैं। अब इंडिया के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस है, अगर वो डिसोन करते हैं अपने आदमी को तो मोदी के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस घर में खड़ा हो जाता है। अगर वो इसको ओन करते हैं तो मारे जाते हैं। तो सांप के मुंह में चुकंदर फंस गया है और उनके लिए तो बहुत बड़ा क्राइसिस है। वी आर इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन। लेकिन अगर इन्होंने हमारे आदमी उठा लिए, जिस तरह उन्होंने नेपाल से एक लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड को झांसा दे के उठाया है, अगर इन्होंने कुछ लोग और उठाए, पाकिस्तान की जुडिशरी ने स्टे दे दिया, तो फिर इनके पास एक चांस होगा कि लॉन्ग टर्म में इसको यहाँ से निकालने की कोशिश करें। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी को जल्दी करनी चाहिए, इसको लटका के किस्सा खत्म करें, इसको परे कर दें, ताकि दुनिया में सबको पता लगे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और जासूसी जो दूसरे दहशतगर्द यहाँ मौजूद है उनके लिए ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक यकीनी तौर पर यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो यहाँ तौर पर इसी तरह के मौक़िफ़ सामने आने चाहिए। हमने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम भी दिया है, लेकिन दूसरी जानिब मैं जो निशानदेही करना चाह रही थी कि कुलभूषण को गिरफ्तार किया गया, सही वजह उसने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया, लेकिन इसके बावजूद और भी बहुत सारे लोग मुलव्विस होंगे, क्योंकि ये कुलभूषण एक अकेला तो नहीं होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन का इसका नेटवर्क भी साथ होगा, तो उनको पकड़ने के लिए भी कार्रवाइयां होनी चाहिए, अफगानिस्तान में भी, पाकिस्तान में भी और दीगर जगहों पर। देखिए, बात यह है कि कुलभूषण यादव पाकिस्तान में जिन एसेट्स के साथ काम कर रहा था वो सारे पाकिस्तान की सियासी जमातों के एसेट्स हैं। उजैर बलोच उसके साथ कनेक्टेड था, लियारी गैंग उसके साथ कनेक्टेड था, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी के गैंग्स थे जिनको ये फाइनेंस करता था, ऑर्गेनाइज करता था। और इन सब के ताल्लुकात आपने देखा कि हुसैन हक्कानी ने जिस तरह ऑन किया कि सारी सीआईए के जासूसों को हमने अंदर भेजा था, साथ उसने रॉ के कितने जासूसों को अंदर भेजा पाकिस्तान में, और इन सब के ताल्लुकात जाते हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ। जब भी आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा खौफ और दहशत जो है वो पीपल्स पार्टी के गैंग के ऊपर है, क्योंकि मेमो गेट में ये फंसते हैं। हुसैन हक्कानी ने तमाम को एब्सोल्युटली इंडिकेट किया इन्वॉल्व है, हत्ता कि पीपल्स पार्टी को उसे डिसोन करना पड़ा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये रमजान शुगर मिल से ताल्लुकात निकलते थे कुलभूषण के, जिसका ताल्लुक बराह रास्त डॉन ली को प्राइम मिनिस्टर हाउस के साथ है। तो यकीनी तौर पर ताल्लुकात निकलते हैं, जड़ें मजबूत हैं, तभी तो देखे ना इतनी आसानी से ट्रैवलिंग हो रही थी, इतनी आसानी से वो कार्रवाइयां कर रहा था और पूरे मुल्क में कराची में उसने दौरे किए। अरशद शरीफ साहब मुझे सीनियर एंकर पर्सन है, उन्होंने भी ज्वाइन किया है प्रोग्राम में, खुशामदीद कहूंगी। अरशद साहब आपसे जानना चाहूंगी, एक तो ये फैसला बड़ा ही साहब, इन कॉम्प्रोमाइजेस की वजह क्या है और ये जो आप मोहब्बत का रवैया रखे हुए हैं किस वजह से रखे हुए हैं? भारत आपके साथ जिस तरह का रवैया रखता है वो सबके सामने है, अफगानिस्तान जैसा मुल्क आज आपको आंखें दिखा रहा है, तो आपके कॉम्प्रोमाइजेस की वजह फिर क्या है? क्यों आप इतने कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, पाक फौज में इतनी सलाहियत नहीं है, पाकिस्तानी हुकूमत में इतनी सलाहियत नहीं कि इन लोगों को फेस कर सके और एक दबंग तरीके से इनको टैकल कर सके? देखिए, पश्तो की कहावत है, पश्तो माशाल्लाह बड़ी ताकतवर जबान है और बड़े दलेर और गैरतमंद लोग हैं पश्तून हमारे, तो उनकी कहावतें भी इसी तरह बिल्कुल है। एक पश्तो की कहावत है कि तुझे गरीब तो अल्लाह ने बनाया है, तुझे बेगैरत किसने बनाया? अब सवाल यह है कि जब इंसान खुद एक पनामा केस में सबसे बड़ा डाकू हो और हो सकता है कि आज और कल में फैसला आए तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाए,
تو پھر ایسے شخص میں کہاں سے جرت آئے گی, جرت کردار آئے گی, جرت بیان آئے گا کہ وہ پاکستان کی عزت اور آبرو کا دفاع کر سکے. پوری دنیا بے عزت کر رہی ہے اس شخص کو اور یہ بے شرموں کی طرح کھڑا ہوا ہے. اس سے توقع کرنا کہ یہ پاکستان کے مفادات کا دفاع کرے گا, اب تو چاہیے یہ پاکستان آرمی کو کہ سپریم کورٹ کو حوصلہ دے. اب جو آئی ایس پی آر کا بیان آیا تھا کہ ہم پوری قوم کے ساتھ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, تو سپریم کورٹ کو سمجھنا چاہیے کیا قوم کے ساتھ مذاق بند کریں. پاکستان آرمی کو چاہیے کہ کھل کے سپریم کورٹ سے کہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں میرٹ پہ آپ کریں, اب اس کو چھپا کے محفوظ نہ رکھیں, کیونکہ اگر اس شخص کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے تو ہمیں بتائیں ہم اس کے ساتھ کیا کریں. اسی حکومت کو چلانا ہے تو ہم کیا کریں. اب اگلی اسٹریٹجی اور پالیسی پاناما کے فیصلے کے بعد بنے گی, اور پورا ملک معطل ہوا ہے چونکہ 5 سپریم کورٹ کے جج فیصلہ نہیں کر پا رہے. سلمان صاحب, ابھی ہم جس طرح سے گفتگو پاکستان ہو, چاہے وہ بھارت ہو, چاہے وہ پاکستان کے اندر کارروائیاں کرتے ہوئے مزید گرفتاریاں کرنی ہوں گی, تو ہم نے ایک چیز جو دیکھی بھارتی رد عمل میں, ابھی خبر آئی ہے ہمارے پاس کہ بھارت میں مقید 1 درجن سے زائد قیدیوں کو رہا کرنا تھا بدھ کے روز, لیکن اب ان کی رہائی روک دی گئی ہے. تو جو اسٹریٹجی کی آپ بات کر رہے تھے وہ ہمیں سامنے نظر آتی دکھائی دے رہی ہے. تو اب جب پاکستانیوں کی رہائی روک دی گئی ہے تو ہمیں بھی یقینی طور پر اقدامات کرنے چاہیے اور مزید گرفتاریاں کرنی چاہیے, جیسے کہ آپ نے بھی گفتگو کی تھی. زید صاحب. جی رمشا, دیکھیے سب سے امپورٹنٹ کام جو اس وقت آرمی کو کرنا ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ کو مجبور کریں کہ وہ جلد از جلد پاناما کا فیصلہ دے اور کلبھوشن یادیو کی اپیل رد کرے. 300 سے زائد ٹی ٹی پی کے دہشت گرد جن کو فوجی عدالتوں سے سزا ہے, ان کی اپیلیں سپریم کورٹ میں رکی ہوئی ہیں, مگر کلبھوشن کے معاملے میں ایسا ہم نہیں کر سکتے. اس کی اپیل سب سے پہلے سنیں, اس کو فارغ کریں, فارمیلٹی پوری کریں اور لٹکا کے فارغ کریں تاکہ یہ سانپ ایک طرف ہو, ورنہ یہ معاملہ جتنا لمبا ہوگا اتنا زیادہ انڈیا دباؤ بڑھاتا جائے گا. وہ بالکل غلاظت, سفاکیت اور درندگی پہ اتر آئے گا, جو پہلے بھی کر رہا تھا لیکن اب کرے گا اور زیادہ. جیسے ہم نے کہا کہ نہ وہ کھل کے پہلے اون کرتا تھا, لیکن اب اگر وہ مرنے دیتا ہے کلبھوشن کو تو پھر مودی بہت بے عزت ہوگا اپنے گھر میں. اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, وہ سب کچھ کرے گا. لہذا حکومت جو اس وقت ہماری معذور بنی ہے, مفلوج ہے, فالج ہوا ہوا ہے, اس حکومت کو ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے. پاک فوج نے جو جرت مندانہ فیصلہ کیا ہے اس کو گھر تک پہنچانا ہوگا, ورنہ جتنے گینز ہیں, جو امیدیں اور حوصلہ قوم کو ملا ہے, وہ سب مایوسی میں بدل جائے گا. پاکستان آرمی ایسا نہیں کر سکتی, ہم کو سختی کرنی ہوگی, اپنے ڈیفنسز مضبوط کرنے ہوں گے, اور جو کام شروع ہوا ہے اسے گھر تک پہنچانا ہوگا. کلبھوشن کو پھانسی دینی ہوگی جتنا جلدی ہو. زید صاحب, یہ جو ہم نے طورخم بارڈر کھول دیا تھا جس کے بعد دہشت گردی کے واقعات بھی ہوئے لاہور میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی اس فیصلے کے آنے کے بعد اسے واپس بند کر دینا چاہیے یا اسے ویسے ہی وہاں پر تجارت ہوتی رہنی چاہیے اور اس بارڈر کو کھلے رہنے چاہیے؟ یہ سوال یہ ہے کہ جو آپ نے بارڈر بند کیا تھا کیا وہ مقاصد اچیو ہو گئے؟ وہ بارڈر ہم نے اس لیے بند کیا تھا کہ کابل حکومت کو مجبور کریں کہ وہ دہشت گرد ہمارے حوالے کریں, جس کی لسٹیں ہم نے ان کو دی تھی. کیا انہوں نے ہمیں ایک دہشت گرد بھی دیا؟ جب مقصد ہی پورا نہیں ہوا تو یہ کون سی بے شرمانہ خیر سگالی ہے کہ جس کے تحت آپ پورا پاکستان کفار کے حوالے کر دیتے ہیں؟ سلمان صاحب, آپ کے نزدیک ایک تو